तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और मेन पॉइंट है इसके अंदर, हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड इन एनी मोलिक्यूल। इसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस number of electrons required to complete the octet. By using this formula we can find out the number of singlet bond required in any molecule. For example, हमारे पास molecule है PCl5. In this case total number of bonds around phosphorus is 10 minus number of electrons required to complete the octet are 8. By subtracting this we obtain the value 2. Therefore in case of PCl5 number of singlet bond required will be 2. Second example is we have sulfur hexafluoride. So in this case total number of bonds are 12 minus number of electrons required to complete the octet will be 8. Therefore number of singlet bonds required will be equal to 4. This 10 and 12 can be obtained from the valence electrons present around the phosphorus which is obtained by sharing of electron. जैसे यहाँ पर Cl5 है तो इसके डबल इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर रिक्वायर होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर 6 है, 6 का डबल 12 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिक्वायर होंगे टोटल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो 12 और 10 हम यहाँ से ऑब्टेन किए हैं। यहाँ पर वैल्यू आई 2 और इसमें वैल्यू आई 4 एज शोन इन दिस फिगर। यहाँ पर हमारे पास सिंगलेट बॉन्ड्स 2 आ जाएंगी और इस SF6 के अंदर हमारे पास सिंगलेट बॉन्ड्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अदर ड्रॉबैक्स और ऑफ ऑक्टेट थ्योरी और द लिमिटेशंस ऑफ लुईस लैंगम्यूर कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और क्या क्या इसके अंदर लिमिटेशन थी। फर्स्ट है इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द एटम्स हेल्ड टुगेदर इन मॉलिक्यूल लाइक H2Cl2 एटसेट्रा इन विच देयर इज़ नो आयंस। यानी कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, सपोज हमारे पास मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इस टाइप के कोई भी मॉलिक्यूल लो। अब इस मॉलिक्यूल को जो एटम्स हैं, इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन और इसमें कितने हैं 2 ऑक्सीजन एटम। तो ये एटम कैसे एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, किस तरह से बाइंड करते हैं, जबकि इनके अंदर कहीं पर भी आयंस प्रेजेंट नहीं है। अगर आयंस प्रेजेंट नहीं है इट मीन्स इन स्पेसिस के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल आल्सो नॉट प्रेजेंट। तो ये भी एब्सेंट होगा। तो फिर कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से एटम्स यहाँ पर बाइंड करके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन शो करते हैं। ठीक है, तो वो उस फोर्स का नाम फिर बाद में डिस्कस किया गया। वो फोर्स यहाँ पर या वो जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो इन एटम्स को बाइंड करने के लिए यहाँ पर जो बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल है वो बॉन्ड है कोवलेंट। दिस पॉइंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय लुईस एंड लैंगम्यूर इन देयर कंसेप्ट। सेकंड पॉइंट इज The concept was unable to explain the shape of molecules. जो molecules की shape form होती है by sharing of electrons. Shape of molecules containing covalent bond. जिन molecules के अंदर covalent bond present है उन molecules की जो shape है वो किस behalf पे find out की है, that point was also not explained here. Third point which was not explained is the release of energy. How much energy is released ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जब भी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा, एनर्जी रिलीज होगी। दिस पॉइंट ऑफ एनर्जी वाज नॉट एक्सप्लेन्ड हियर। सो द नेक्स्ट लिमिटेशन इज दैट दिस थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन वाई डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिलीज्ड। अलग अलग स्पेसिस या मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए अलग अलग अमाउंट की एनर्जी क्या होती है वहाँ पर रिलीज। डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज आर रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। वाई दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिफरेंट एंड वाई दिस एनर्जी वाज रिलीज्ड। सो दिस पॉइंट वाज नॉट एक्सप्लेन। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं किया गया, इट मीन्स यहाँ पर एक पॉइंट और एक्सप्लेन हुआ, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन सा मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है, क्या उसकी स्टेबिलिटी है, वो हाईली स्टेबल है, लेस स्टेबल है या ऑलमोस्ट अनस्टेबल है। तो जो स्टेबिलिटी का कंसेप्ट है दैट विल डिपेंड ऑन द एनर्जी। अगर एनर्जी कम होगी तो स्पेसिस मोर स्टेबल होता है, एनर्जी अगर ज़्यादा है तो स्पेसिस वहाँ पर क्या होता है लेस स्टेबल और अनस्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट है some molecules with less than 8 electrons or more than 8 electrons around the central atom are stable. कुछ ऐसे molecules हैं जिसकी सराउंडिंग में
इलेक्ट्रॉन्स का नंबर या तो लेस देन 8 है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और कुछ केसेस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्टेट में वो मोर देन 8 है। इनके बावजूद भी स्पेसिस कैसे एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्राइटेरिया क्या है स्टेबिलिटी का, इलेक्ट्रॉन्स कम भी हैं और ज़्यादा भी हैं। हमें तो चाहिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कि 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कुछ केसेस में या मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लेस भी होते हैं और मोर भी होते हैं, लेकिन फिर भी स्पेसिस कैसा है, स्टेबल है। नेक्स्ट है द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज रिटन लाइक दिस, O डबल बॉन्ड O, ईच एटम कंसिस्ट ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, सिंगल व्यू में क्या दिखता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो स्पेसिस कैसा होना चाहिए, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जब भी किसी स्पेसिस के पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक, और ऐसे स्पेसिस जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये जो मॉलिक्यूल मिला हमें ऑक्सीजन का, इट वाज नॉट फाउंड टू बी डायमैग्नेटिक, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इट मीन्स अगर ये पैरामैग्नेटिक है, इट मीन्स ये स्पेसिस क्या होगा, दिस स्पेसिस विल अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वहाँ पर क्या शो करेगा, अट्रैक्शन शो कर। इट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, अनपेयर्ड है, तो वहाँ पर स्पेसिस कैसा हो, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, when any species consist of unpaired electrons। जब इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, अगर पेयर्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। सो दिस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एज अ पैरामैग्नेटिक was not explained by this Lewis structure. Next, so all these limitation were tried to be resolved by using another theory called as valence shell electron pair repulsion theory. I repeat, it is called as valence shell electron pair repulsion theory, also named as Vesper theory. This theory is able to explain the shape of molecules. This theory is able to explain the shape of different molecules. This concept was given by Sidgwick and Powell in 1940, and this concept was further improved by Nylom and Gillespie in 1957. So the basic concept of this theory is that the central atom linked to other atom, central atom linked to the other surrounding atoms by a special type of linkage termed as कोवलेंट बॉन्ड। जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो अदर एटम प्रेजेंट होंगे वहाँ पर जो लिंकेज आएगी, दैट लिंकेज इज़ कोवलेंट बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड इज सिंपली वी नो फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इन दैट केस द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारा सेंट्रल एटम होगा उसकी सराउंडिंग में सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आल्सो टर्म्ड एज बॉन्ड पेयर्स। क्लियर? सो the central atom with the surrounding atoms undergo sharing of electron and form covalent bond. The central atom consists of shared pair of electrons or the bond pair. In some cases it may have the lone pair or unshared pair of electron. In some cases the central atom also have lone pair or the unshared pair of electron. These electrons do not participate in the bond formation. So now in terms of this lone pair and bond pair, next point was explained is the stability. So the stability of a molecule demands that it should have minimum energy. What is the demand of molecule to be stable? That it should possess the minimum energy. So if the electron pair surrounding the central atom are nearer, suppose ये हमारा central atom है और इसके surrounding में दूसरे species present है, clear? अगर इनके बीच में distance कम होगा, इट मीन्स जो सराउंडिंग एटम्स है अगर वो सेंट्रल एटम के बिल्कुल नियर प्रेजेंट है, क्लोजर प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर चार्ज कैसा होगा, सेम चार्ज के स्पेसेस जब भी क्लोजर जाएंगे तो वो क्या फेस करेंगे, रिपल्शन। रिपल्शन से क्या होगा, ये जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं सेंट्रल एटम से थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है, सो द सेंट्रल एटम एंड द सराउंडिंग एटम्स इलेक्ट्रॉन्स फेस रिपल्शन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिपल्शन the energy of molecule increases, वहाँ पर एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। क्लियर? नेक्स्ट है if the electron pair which surround the central atom, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है सेंट्रल एटम को सराउंड कर रहे हैं,
सो व्हाट विल हैपन इफ़ दीज इलेक्ट्रॉन पेयर आर फार अपार्ट, अगर ये क्लोजर नहीं है, सपोज ये यहाँ पर दूर दूर प्रेजेंट है, ठीक है। इफ़ द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द सराउंडिंग एटम्स आर फार अपार्ट, अब की बार जो डिस्टेंस है इसका, सपोज वो कैसा है, फार, इट मीन्स ए प्रॉपर डिस्टेंस प्रेजेंट है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उस केस में रिपल्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। इन दैट केस रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम एंड द सराउंडिंग एटम गोज ऑन डिक्रीजिंग। अगर रिपल्शन कम होगा इट मीन्स वहाँ पर स्पीसीज की एनर्जी जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर एनर्जी कम होगी है इट मीन्स वहाँ पर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल। एनर्जी डिक्रीज होने के बाद जो स्पीसीज जहाँ प्रेजेंट थे वहीं पर रहेंगे। एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल विल एक्वायर स्पेसिफिक शेप और ज्योमेट्री, तो वहाँ पर मॉलिक्यूल के पास एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री और शेप आ जाएगी। So this theory can be explained as the electron pairs surrounding the central atom repel one another and move far apart. पहले रिपेल करेंगे फिर वो दूर दूर हो जाएंगे, जब वो far apart जाएंगे in that case energy decreases, repulsion decreases, therefore in that case the molecule is having minimum energy, therefore it possesses maximum stability. After repulsion between them the electron pair, जब repulsion हो जाएगी तो जो electron pair present है they will टेक डेफिनेट पोजीशन, वहाँ पर जो पोजीशंस है इलेक्ट्रॉन्स की वो कैसे हो जाएगी, फिक्स। एक बार मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिपेल हो चुके हैं उसके बाद वो यहाँ से दूर दूर चले गए हैं, अब उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, फिक्स। उसके अंदर ज़्यादा फोर्सेस प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे ही उसकी पोजीशन फिक्स होगी मॉलिक्यूल के पास क्या आ जाएगी, एक डेफिनेट शेप और ज्योमेट्री पोजेस करेगा वो। इसी के बेसिस पे फिर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स आएंगे उनकी अलग अलग शेप्स आएंगी, डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम डायरेक्टली बुक से स्टडी करते हैं। सो द बेसिक अजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी आर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली 2 एटम इज़ लीनियर। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ 2 एटम्स हैं तो उस केस में शेप हमेशा कैसी आएगी, लीनियर। अगर मॉलिक्यूल के अंदर 3 या उससे ज़्यादा एटम्स हैं तो उसके अंदर क्या होगा, 1 एटम इज़ द सेंट्रल टू विच दी अदर एटम्स आर लिंक्ड, तो एक एटम सेंटर में आएगा बाकी के एटम्स उससे कॉर्नर्स पे जाएंगे, तो उसके हिसाब से उसकी ज्योमेट्री वी शेप भी हो सकती है, बेंट भी हो सकती है और ट्रायगोनल प्लेनर भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ द सेंट्रल एटम इज़ लिंक्ड टू सिमिलर एटम्स एंड इज सराउंडेड बाय द बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। अगर सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर मीन्स ओनली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दैट केस रिपल्शन बिटवीन दैम आर सिमिलर, तो उस केस में रिपल्शन क्या होंगी, सबकी एक जैसी होंगी। सारे एटम सेंट्रल एटम के साथ सेम रिपल्शन फेस करेंगे। सो इन दैट केस मॉलिक्यूल इज सेड टू बी सिमेट्रिकल एंड विल पोजेस अ रेगुलर ज्योमेट्री, तो वहाँ पर उसकी जो सिमेट्री आएगी वो प्रॉपर आएगी और ज्योमेट्री भी कैसे हो जाएगी, रेगुलर। अगर सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में जो सिमिलर एटम्स हैं उसके पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर सराउंडिंग एटम में बॉन्ड पेयर के साथ साथ अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा, अब रिपल्शन यहाँ पर सिमिलर थे लेकिन यहाँ पर अब रिपल्शंस क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। नाउ रिपल्शंस बिटवीन देम आर डिफरेंट, सो in that case symmetry will distorted, therefore the molecule become unsymmetrical and will possess irregular or distorted geometry. So the order of repulsion between these electron pair can be like this: lone pair shows maximum repulsion, followed by lone pair and bond pair, लास्ट इज बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अगर किसी स्पेसिस के पास ज़्यादा लोन पेयर है तो मैक्सिमम रिपल्शन, इट मीन्स ज्योमेट्री क्या हो जाएगी वहाँ पर, डिस्टॉर्टेड, और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। अगर दोनों स्पेसिस प्रेजेंट है तो रिपल्शन थोड़ा सा कम होगा क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट है। अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर है तो उस केस में जो रिपल्शन है हर स्पेसिस के अंदर रिपल्शन कैसा होगा, सेम। इट मीन्स मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे आ जाएगी, सिमेट्रिकल, और एंड विल पोजेस रेगुलर ज्योमेट्री और शेप, ठीक है। लास्ट पॉइंट है द एग्जैक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स विल डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट है उसकी हेल्प से हमारे पास एग्जैक्ट शेप का आइडिया आ जाएगा। सो इन दिस टेबल वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, ज्योमेट्री पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल, number of bond pairs and lone pairs. If lone pairs are present, then what kind of geometry will takes place? It will not regular geometry but it will shows distortion in the shape. इसको हम डिस्कस करें कल के लेक्चर में।